आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि प्रश्न कुंडली से विवाह में समस्या हम सब कैसे देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लग्न कुंडली से फलादेश करते हैं परंतु स्पष्ट नहीं हो पाता। उसी विषय वस्तु को यदि हम लग्न कुंडली से फलादेश करने जा रहे हैं और फिर भी अगर समस्याएं बन रही है, ऊहापोह की स्थिति बन रही है, तो हमें प्रश्न कुंडली भी बनानी चाहिए। हमें प्रश्न कुंडली बनाना चाहिए और वह भी प्रश्न कुंडली जब हम बनाए तो अंक कुंडली बनाए या स्वर कुंडली बनाए। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति के विवाह में समस्याएं आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं, बन नहीं पा रहा है, तो हम लोग प्रश्न कुंडली से विवाह में समस्याएं कैसे देखें। तो सबसे पहले जब प्रश्न किया जा रहा हो तो व्यक्ति यदि प्रश्नकर्ता सामने है तो यह नियम सामने वाले पर लगाए। यदि प्रश्नकर्ता सामने नहीं है, हम ऑनलाइन फलादेश कर रहे हैं, आजकल तो मोबाइल के माध्यम से दूर देश का फलादेश लोग करता रहता है, किया जाता है, तो वह नियम आप अपने पर लगा लें, सामने वाले से नहीं पूछें। वह क्या है, तो सबसे पहली बात है कि यदि पैर, बायां भुजा, पैर, बाई भुजा या पीठ, इन तीनों में कहीं भी जगह खुजली का एहसास हो जाए, जैसे कि बाएं हाथ में यदि आप ही फलादेश कर रहे हैं, मैं फलादेश कर रहा हूं, तो एहसास जब होता है कि हाँ थोड़ा सा, तो व्यक्ति हाथ इधर उधर कर देता है। हमारी बातों को आप लोग स्पष्ट सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। तो यदि हम पीठ, अपनी बाई हाथ, पैर, जांघ इत्यादि का स्पर्श करें या उस अंग में खुजली अनुभव हो, तो समझना चाहिए कि अभी वर्तमान में शादी में काफी समस्याएं हैं, शादी की संभावनाएं बहुत कम है। क्या इस विषय वस्तु पर पूर्व में कक्षा हम लोगों ने किया था या नहीं किया था, विवाह में समस्या पर? शायद किया था। जी थोड़ा बहुत चर्चा की थी गुरु जी। अच्छा चलिए, हम जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, फिर इसके बाद में अन्य विषय वस्तु पर भी कर लेते हैं। तो पहला सूत्र यह हो गया। दूसरा, कोई अशुभ सगुन दृश्य हो या सुनाई दे। अशुभ सगुन यानी कि विवाह जो होता है मिलन का प्रतिरूप है, विवाह दोस्ती और मिलन का प्रतिरूप है। अगर आप कुंडली का फलादेश प्रश्न कुंडली से कर रहे हैं और एकाएक सामने वाला बोल पड़े, यदि ऑनलाइन ही फलादेश कर रहे हैं और यदि सामने वाला बोल पड़े या उधर की तरफ से आपको यह सुनाई दे कि आपस में कोई रंजिश वाला, मनमुटाव वाली बातें हो रही है, या एकाएक आपको ही सुनाई दे रंजिश वाली, मनमुटाव वाली बात और थोड़ा लाउडली, तो किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज, यानी कि अशुभ आवाज, जो आवाज प्रिय न लगे वैसा आवाज सुनने को मिले, तो भी समझिए कि शादी में संभावना कम है। चंद्रमा यदि कुंडली के छठे भाव में हो
अब तीसरा सूत्र, यदि चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में हो और सातवें भाव में पापग्रह हो, यहाँ चंद्रमा लग्न में है, सातवें भाव में कोई पापग्रह नहीं है। यदि तीसरा सूत्र कि चंद्रमा छठे भाव में चंद्रमा हो एवं सातवें में कोई पापग्रह हो, पापग्रह कौन कहे जाएंगे? तो वे वैसे पापग्रह जो केंद्र एवं त्रिकोण के स्वामी हैं, उसे पापग्रह नहीं समझा जाएगा। उसे पापग्रह नहीं समझा जाएगा। नहीं समझा जाएगा। क्या आप सभी जानते हैं कि केंद्र एवं त्रिकोण भाव के स्वामी को वैवाहिक जीवन के लिए अगर वह नैसर्गिक पापग्रह भी हैं, तो उन्हें पापग्रह क्यों नहीं समझा जाता? तो यदि सप्तमेश ही पापग्रह है तो विवाह तो इसी से होना है, लग्नेश पापग्रह है तो व्यक्ति स्वयं है, इसलिए दोनों का पापग्रह का उतना कोई महत्व नहीं हो। दशम भाव यदि पापग्रह है तो वह विवाह का सुख भाव है और केंद्र की राशि है, इसलिए उसकी शुभता अशुभता समाप्त हो गई। चाहे चौथा भाव है तो विवाह की कर्म भूमि है, 10वां भाव हो गया, यह भी शुभ ही हो गया, पापग्रह तो शुभ हो गया। त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ हो अशुभ कोई भी ग्रह हो शुभ फल देते हैं, नवम भाव के भी स्वामी शुभ ग्रह हो अशुभ ग्रह हो शुभ फल देते हैं। यदि सातवें भाव में, अब इसके अलावे अन्य सूत्र, यदि सातवें में कोई भी ग्रह अस्त होकर के बैठा हो, नीच राशि का हो, सातवें भाव में शत्रु राशि का ग्रह हो और किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहा हो, शत्रु ग्रह भी अगर सातवें भाव में होते हैं, अब यहीं पे 10 नंबर की राशि है, सूर्यदेव अगर बैठ गए तो शत्रु ग्रह हो जाएंगे कि क्या हो जाएंगे? हाँ गुरुजी, शत्रु ग्रह है। लेकिन यदि यहाँ पे मंगल हो जाएंगे तो मंगल तो शत्रु नहीं है ना, न्यूट्रल है गुरुजी, और एक्सॉल्टेड भी है, हम उच्च के हो गए। उच्च के हो गए। लेकिन अगर यही 11 नंबर की राशि यहाँ पर होती और मंगल होते तो शनि के सामने देखिए ना, बुध शुक्र एवं राहु को ही केवल मित्र मानता है, मंगल को शत्रु मानता है। अगर सातवें भाव में कोई भी ग्रह शत्रु के वाली स्थिति में बैठा हो तो समस्याएं होती है, शादी होने में समस्याएं होती है। यदि सातवां भाव दोनों ही, सातवां भाव पाप कर तरी में होता है तो विवाह में समस्याएं होती है। यह सूत्र अलग से यह भी कि सातवें भाव में कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव के भी स्वामी हो तो भी समस्याएं होती है। गुरुजी पिछला सूत्र दोबारा बता दीजिए, सातवें घर में कौन से स्वामी हो गुरुजी? सातवें भाव में छठे 8वें एवं 12वें भाव के स्वामी, छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी हो जी जी। तो शादी में समस्याएं होती है। अगर वैसा ग्रह जो खष्टेश भी हो और सप्तमेश भी हो, मान लीजिए कि यहाँ पर छठे में 10 नंबर की राशि है, सातवें में 11 नंबर की राशि है, तब तो खष्टेश और सप्तमेश दोनों ही शनि ही हो गए। अगर शनि है तो ठीक है, अगर यहाँ पे 10 नंबर की राशि है, यहाँ 11 नंबर की राशि है, यहाँ शनिदेव है तो स्वगृही हो गए, तब तो ठीक है। या 2 नंबर की राशि सातवें में है तो 3 4 5 6 7, अगर वृषभ राशि का होकर के अगर शुक्रदेव बैठते हैं तो ये द्वादश शेष भी है तो सप्तमेश भी तो बन रहे हैं ना। जी गुरुजी। अगर खट्टेश अष्टमेश या
फर्स्टेश, अष्टमेश या द्वादशेश अगर सप्तमेश भी हो तो यह सूत्र वहां पर लागू नहीं होता। सबसे अहम सूत्र विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव अधिक बनता हो यदि सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव अधिक बनता। कितने ग्रह विच्छेदात्मक होते हैं? गुरुजी 4। कौन कौन? राहु, केतु, शनि और सूर्य। चलिए ठीक है। सूर्य भी विच्छेदात्मक ग्रह है, शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह है, राहु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, केतु भी विच्छेदात्मक ग्रह है, ठीक है। मंगल भी मनमुटाव करवाने वाला, ईर्ष्या करवाने वाला ग्रह है। मनमुटाव, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा इत्यादि मंगल भी करवाता है। तो चलिए, अब दूरियां बढ़ना, विच्छेदात्मक का मतलब दूरियां बढ़ा देना। तो मंगल तो मनमुटाव का कारक है ना, जी तो मनमुटाव से भी तो दूरियां बढ़ती है। हाँ जी गुरुजी, बढ़ती है। तो किसी न किसी प्रकार से ये पांचों ग्रह जो हैं दूरियां बढ़ाने वाले ही हैं। अगर इसमें से 3 या 3 से अधिक ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर हो या सप्तमेश पर हो तो विवाह में समस्याएं आती है। अब यहीं पे देखा जाए, एक मंगल का प्रभाव सप्तमेश पर है, सप्तमेश नीच के ग्रह के साथ में है। दो, अगर दो अशुभ प्रभाव में सप्तमेश हो गया, अगर एक भी और प्रभाव बन जाए सप्तम भाव या सप्तमेश पर तो समस्या है। अब यदि सूर्यदेव यहां पर हो जाए या सूर्यदेव यहां हो जाए, यहां हो जाएंगे तो सूर्यदेव 7वें भाव में ही बैठ गए, या लग्न में हो जाएंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, या राहु हो जाए या केतु हो जाए, या राहु या केतु के द्वारा सप्तम भाव दृष्ट हो जाए, यानी कि कम से कम 3 या 3 से अधिक विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में 7वां भाव या सप्तमेश हो तो शादी की संभावनाएं बहुत बेहद कम हो जाती है। अब हम लोगों ने कई सूत्रों को पढ़ा, अब आप लोग कहेंगे कि भाई तो इसका उपाय क्या हो सकता है? तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि इस प्रकार की स्थितियां बनती हो तो सीधे शब्द में एक ही जवाब दें, देखें कि यह भाव शुभ प्रभावित कब होने वाला है। भाव शुभ प्रभावित कब होने वाला है? कब होने वाला है? तो यहां पर देखा जाए, शुक्रदेव जब लग्न में आएंगे तो शुभ प्रभाव होगा, या देवगुरु बृहस्पति लग्न में आएंगे तब शुभ प्रभाव होगा ना। हाँ जी गुरुजी। तो देव गुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे और शुभ प्रभावित लग्न को करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो फिर यहाँ पर तो 10 नंबर की राशि है, यहाँ देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो सप्तम भाव को नीच की दृष्टि से देखेंगे, सप्तम भाव को नीच की दृष्टि से देखेंगे। तो विवाह तो 7वें भाव से होना है ना। अब देव गुरु बृहस्पति चाहे लग्न में उच्च के ही हो जाए तो क्या विवाह में मदद करेंगे? गुरुजी इतनी प्रॉब्लम तो नहीं देंगे ना, क्योंकि उधर तो उच्च के बैठे हुए हैं। तो उधर इधर नीच की भी तो दृष्टि हो गई सप्तम भाव पर।
हाँ, नीच की लग्न दृष्टि। के लिए अच्छे फल देंगे, व्यक्ति हाँ। का व्यक्तित्व बढ़ेगा, व्यक्ति का बुद्धि विवेक बढ़ेगा, व्यक्ति के पास में पहले से कोई मनमुटाव वाली स्थितियां चल रही होगी, उसमें कमी आएगी, व्यक्ति का कहीं भी कुछ समस्या वाला कार्य चल रहा होगा, उसमें थोड़ी अच्छापन आ जाएगा। व्यक्ति का थोड़ा सा कोई अगर पढ़ाई वढ़ाई पढ़ रहा है तो सीखने उखने में और अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति के भाग्य मजबूत होंगे, हुँ। इत्यादि इत्यादि। जी, जी, जी। क्योंकि हम। जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी। तो भाग्य को मजबूत करेंगे, पढ़ाई लिखाई मजबूत करेंगे, इत्यादि। अगर छोटे मोटे बच्चों पर, छोटे बच्चों के मन में थोड़ा सा, छोटे बच्चों के प्रति मन में थोड़ी श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होने लगेगा, विवाह की मन में इच्छाएं जागृत होने लगेगी, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी तो है, तो प्रेम तो जगाएंगे ना। पंचम भाव को देखेंगे तो 5वां भाव प्रेम का है कि नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो मन में प्रेम की भावनाएं जगाएंगे, व्यक्ति शादी के लिए इच्छुक होगा, परंतु उनकी नीच की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़े तो फिर विवाह में समस्या है, विवाह में समस्या। समस्याएँ बनेंगी। उपाय क्या होगा, हम उसे क्या सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि कुंडली में समस्या तो ग्रसित हो गया, हम लोगों ने समस्या बना दिया कि विवाह में समस्याएं आ रही है, उपाय क्या करेंगे। तो उपायों पर यह चर्चा हुआ कि जब 7वां भाव शुभ प्रभावित जब हो, तो अभी शुक्रदेव 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो हम लोगों ने कुंडली बनाई शुक्रदेव यहाँ पे। अभी वर्तमान में तो खैर शुक्रदेव किस राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो एक राशि में लगभग कितने दिन रहते हैं, 1 महीने रहते हैं। एक राशि में शुक्र देव लगभग 1 माह रहते हैं, 1 माह से थोड़ा कम भी बकरी होने की स्थिति में भी हो सकते हैं, 1 माह मैक्सिमम, राउंड फिगर में 1 माह। अभी 17-18 अंशों के शुक्र देव है, 12 अंश चलना बाकी है, यानी कि 10-12 दिन और रहेंगे। 1 महीना इसको मान लीजिए तो 1 माह 12 दिन हुआ, यानी कि राउंड फिगर में 1.5 महीना मान सकते हैं ना, हाँ जी। 1.5 महीने में मान सकते हैं। तो पहले शुक्र के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हम सामने वाले को सीधे कहेंगे कि अभी रिश्तों की बात तो भूल जाइए, अभी रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, आप शांत हो जाएं। हाँ, अपने रिश्तेदारों को बोल दें कि हम रिश्ता तो करना है, रिश्तेदार लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो लोग अपना देख सुन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप न जाएं। हाँ, ज्यों ही लग्न में जब शुक्रदेव आएंगे 1.5 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में बाद में। आएंगे तो वह 7वें भाव को भी देखेंगे, तो आप 1.5 महीने के बाद की समय बतला दीजिए कि हाँ 1.5 महीने बाद में आप रिश्ते की बात के लिए आप कहीं भी जाएंगे तो संभावनाएं बनती है कि शादी ठीक हो जाए। अभी जाइएगा भी तो स्थिति ठीक नहीं होएगी। नहीं होगी, इस रिश्ते की बात तय नहीं हो पाएगा, संभावनाएं कुछ कम है। 1.5 महीने के बाद जाइएगा तो हो जाएगा। तो 1.5 महीने के बाद में भाव जो 7वां भाव है सुप्रभावित हो गया, फिर हुँ। आपसे पूछेगा तब तक क्या हम उपाय करे, कोई बच्चे को बोल दे कि कोई व्रत त्योहार करे या क्या करे ना करे, क्योंकि लोग जब भी कुंडली दिखलाते हैं तो कुछ ना कुछ उपायों पर तो चर्चा करते हैं ना। हुँ। हाँ जी, गुरुजी। तो फिर उपाय क्या बतलाइएगा। तो यहाँ तो इस कुंडली के आलोक में देवगुरु बृहस्पति भी जाने वाले हैं लग्न में, हाँ एक जी। 1.5 महीने में चले जाएंगे, एक 1.25 महीने में ये भी जाने वाले हैं।
एक सवा महीने में देवगुरु बृहस्पति भी जाने वाले हैं, यानी कि दोनों ही शुभग्रह कर्क राशि में जाने वाले हैं। अभी बृहस्पति देव 25 अंशों के हैं, तो 5 अंश ही तो 1 महीने में पूरा कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो इनकी नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो जब बातें न समझ में आए उपाय के लिए ना, जब बातें न समझ में आए तो स्तुति सबसे अच्छा होता है। क्या होता है? स्तुति, स्तुति, प्रार्थना सबसे बेहतर उपाय है। तो कहें कि आप बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार देवगुरु बृहस्पति की एक पुस्तक खरीद लें, सुबह नहाए धोए बृहस्पति देव का व्रत कथा जो है उसको पढ़ लें, उसमें आरती है तो आरती पढ़ें। कम से कम अब 1.5 महीने में तो 6 बृहस्पतिवार आएगा ना। हाँ जी गुरु जी। तो 6 आएगा तो एक और बढ़ा दे, कहें कि 7 बृहस्पतिवार को ऐसे ऐसे आप करें, और आरती वर्ती करने के बाद में, उनकी कथा पढ़ने के बाद में आप भोजन करें, और बृहस्पतिवार के दिन सात्विक भोजन करें। आप व्रत भी बतला सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा यही इतना ही तक ठीक है, क्योंकि लग्न में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं, उच्च के हैं, व्रत भी व्यक्ति करेगा तो भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। और वहां पे तब बृहस्पति देव से आरती करने के बाद में उनसे अपने विवाह में आने वाले समस्याओं के समाधान हेतु उनसे निवेदन करें। एक हो गया। यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में नहीं आ रहे होते, अन्य किसी लग्न की कुंडली होती, केवल शुक्रदेव ही आ रहे होते लग्न में, क्या उपाय? तो गुरु जी शुक्रदेव जी का उपाय करते हैं। हाँ, शुक्र का उपाय करते। तो शुक्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया शुक्र, तो चंद्रमा तो शुक्र को शत्रु नहीं मानता, सम ही मानता है। लेकिन चलिए ठीक है, चंद्रमा की ऐसी राशि है, चंद्रमा वैसे शत्रु नहीं मानता, परंतु प्रश्न कुंडली में तो चंद्रमा भी शुक्र को शत्रु ही मानता है, लेकिन है तो शुभाग्रह ना। तो यदि आता है तो फिर वह किस प्रकार दृष्टि दे रहा है? यहाँ पर शुक्र का मित्र है शनि, हाँ जी। तो वह मित्रवत दृष्टि देख रहा। तो शुक्र का उपाय क्या है? आप कह सकते हैं कि विवाह के लिए माता पार्वती की पूजा करें, माता पार्वती जी की, हालांकि लक्ष्मी जी की भी पूजा की जा सकता है, माता पार्वती की भी पूजा की जा सकती है, माता भगवती की भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर धन नहीं चाहिए ना। यहाँ पर धन चाहिए, धन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? विवाह जीवन चाहिए, साथी। प्रेम बढ़े, उसके लिए तो पार्वती जी ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्वती जी की पूजा करें, और शुक्रदेव आ रहे हैं लग्न में, तो कहें शुक्रवार को। अब जो शुभग्रह बन के आता है हम उस रोज कह सकते हैं, या शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं तो हम सोमवार भी कह सकते हैं। यानी कि जिस ग्रह से शुभता बढ़े उस ग्रह के वार में हम कह सकते हैं। सभी भगवान के लिए सभी दिन अच्छे हैं, किसी भगवान के लिए कोई दिन खराब नहीं है, खराब नहीं है। हम सोमवार को भी कर सकते हैं, शुक्रवार को भी कर सकते हैं। अगर मंदिर है घर के अगल बगल में तो शंकर जी के मंदिर में जाए और लोटे में से जल लेकर जाए, और जल की धारा धीरे धीरे गिराए शंकर जी पर, और खड़े होकर जल डाले शंकर जी पर, और अपनी बात, जितना देर आप अपनी बात कह रहे हैं शंकर भगवान से अंतरात्मा से, उतना देर तक जल गिरता हुआ रहे।
अगर उससे अधिक देर जल तक अगर गिरने वाला है तो जितना देर तक धीरे धीरे गिराए और ओम नमः शिवाय बोले और मन में भावना हो कि विवाह की समस्याएं कम हो। तो यह जब आने वाले हैं उससे पहले हम आज से ही बतला सकते हैं कि हाँ कम से कम 5-7 शुक्रवार को आप करें, 5-7 सोमवार को करें तो लाभ मिलता है। तो लाभ मिल जाएगा। पृष्ठोदय राशि अच्छी राशि नहीं कही जाती है। पृष्ठोदय राशि अच्छी राशि नहीं कही जाती है। 124,910 124,910 राशियां, यह क्या है? यह पृष्ठोदय राशि है। यह राशि पृष्ठोदय राशि है। हाँ, लग्न में यदि पृष्ठोदय राशि होता है तो वह अच्छा नहीं होता। यदि चंद्रमा भी पृष्ठोदय राशि में हो, लग्न भी पृष्ठोदय राशि का हो तो समस्याएं देरी होती ही है। तो यहाँ पर तो लग्न भी देरी वाली बना, क्योंकि पृष्ठोदय राशि में चंद्रमा भी है, पृष्ठोदय राशि में लग्न भी है, दोनों ही पृष्ठोदय, तो देरी हो गया। तो यही हुआ 1.5 महीने के बाद में अगर वह व्यक्ति जाता है रिश्तों के लिए तो रिश्ता संभवतः बनने की संभावनाएं बनती है। उससे पहले जाता है तो बने हुए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। बने हुए रिश्ते कुछ, अब वह किस प्रकार बिगड़ेंगे, किस प्रकार बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए केतु देव राहु की दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि लग्न पाप कर्तरी में हो गया। सप्तमेश मंगल के साथ में है एवं नीच के बुध के साथ में है। बुध वाणी है, बुध वाणी है और मंगल तीव्रता है। उग्रता और तीव्रता इत्यादि, यानी कि अच्छे शब्द मंगल के पास में नहीं है। अच्छे शब्द तो गुरु एवं शुक्र के पास में, मंगल के पास में तो झकझोर देने वाले शब्द होते हैं ना। हाँ जी। तो यह भी हो सकता है कि व्यक्ति रिश्तों की बात आगे बढ़ाने जाए तो अपनी वाणी पर स्वयं का संयम न रहे। लग्न पाप कर्तरी में राहु केतु के के बीच में हो ही गया तो व्यक्ति भ्रमित हो ही गया। उसकी वाणी जो है बुध नीच क्या हो ही गया, यानी कि वाणी का खराब हो ही गया। शनि मंगल के साथ युक्त है ही, यानी कि रिश्तों की बात आगे बढ़ाने में हो सकता है भूलवश भूल चूक कुछ ऐसी वाणी निकल जाए जो सामने वाले का, जिससे हम रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, उनको अच्छा न लगे और वह हमारे अन्य विनय को स्वीकार न करें। कभी कभी ऐसी भी स्थितियां बनती है शादी के रिश्तों में, या नहीं बनती है? बनती है गुरुजी, बिल्कुल बनती है। बिल्कुल बनती है। तो हम सबको इन सभी बातों को समझना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं किसी अन्य, यही विवाह से ही संबंधित अन्य विषय वस्तुओं पर, विवाह से संबंधित अन्य विषय वस्तु पर। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है, विवाह होने से पहले भी लोग पूछते हैं कि यहाँ शादी ठीक ठाक होगा? तो हाँ हो जाएगा। तो इसका दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा ना पंडित जी? ऐसा लोग पूछ लेते हैं कि नहीं पूछते हैं? अक्सर पूछते हैं।